दोस्तों नमस्कार। ये है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज जो क्लास है अपनी, जिसका जो टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था, या कहें कि ब्रिटिश काल की जो भारत में अपनाई गई भू राजस्व के संबंध में व्यवस्थाएं थी, उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों, आज की अपनी इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका जो टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जो औपनिवेशिक काल से पूर्व जो भारत में है दोस्तों, यानी अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व जो है दोस्तों, तो भारत में भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती थी, या कहें कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों अंग्रेज़ों ने यहाँ के परंपरागत कृषि ढांचे को नष्ट कर दिया और अपने फ़ायदे के लिए जो है दोस्तों भू राजस्व निर्धारण और संग्रह के लिए तरीके लागू किए, उन्होंने वैसे ही यहाँ की जो व्यवस्था थी चरमरा जाती है, कृषिगत व्यवस्था। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में कंपनी की जब सत्ता स्थापित हो जाती है 1757 और 1764 में, तो बंगाल की जो दीवानी है वो भी प्राप्त हो जाती है किसको? कंपनी को। तब इसके बाद जो है दोस्तों अंग्रेजी प्रशासन ने या अंग्रेज़ों ने भू राजस्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना शुरू कर दिए। महत्वपूर्ण क्या थे? उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए सब व्यवस्थाएं अपनाई थी। आगे देखते हैं, जिसका जो उद्देश्य था दोस्तों, यानी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करने का जो अंग्रेज़ों का उद्देश्य था वो अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था। और क्या था? भारत से कच्चे माल का निर्यात करना। इसलिए इन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया था। इसलिए प्रचलित भूमि व्यवस्था में दोस्तों परिवर्तन अंग्रेज़ों ने किया था। आगे देखते हैं मित्रों, तो भारत में जो है अंग्रेज़ों ने 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं अपनाई थी, यानी भू राजस्व से संबंधित, जिनमें जो पहली व्यवस्था थी दोस्तों वो स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के नाम से इसको हम जानते हैं। दोस्तों ये जो अपनाई गई जमींदारी प्रथा थी, ये भू राजस्व की जो पद्धति थी, ये इसको जो है इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के लगभग 19% जो क्षेत्र था इतने में ये लागू की गई थी। ये 19% क्षेत्र में लगभग लागू की गई थी, जिसका जो जन्मदाता था मित्रों वो कॉर्नवालिस था। आगे देखते हैं, यह व्यवस्था जो थी दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में जो है दोस्तों लागू की गई थी। मित्रों जान लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और है। कॉर्नवालिस की जो ये व्यवस्था थी जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, या इसी को इस्तेमरारी भी कहते हैं, इस व्यवस्था का जो विरोध है इसी के एक सहायक जेम्स ग्रांट ने किया था। किसने किया था? तो ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि कौन अंग्रेज़ था जो कॉर्नवालिस की जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया? तो उसका नाम है जेम्स ग्रांट। उसका क्या नाम था? जेम्स ग्रांट नाम था। ठीक है मित्रों, आगे इसी में देख लेते हैं क्या है। एक और अंग्रेज़ था जिसने इस व्यवस्था को समर्थन दिया था, तो उसका नाम भी जान लेते हैं। तो उसका नाम था सर जॉन शोर। यानी सर जॉन शोर जो था दोस्तों वो इस जमींदारी प्रथा का समर्थन करता था। आगे मित्रों बढ़ते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों यानी जो जमींदारी प्रथा थी, इसके द्वारा क्या होता था? भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। किसको? जमींदार को। यानी अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 10वां अथवा 11वां भाग, या कह सकते हैं कि 10/11 भाग जो है वो कहाँ जमा करता था? कंपनी को देता था, और 1/11 भाग था मित्रों वो अपने लिए रख लेता था, अपनी सेवा के लिए वो रख लेता था। तो इस प्रकार कह सकते हैं
कि जो जमींदार को मिलता था इसमें 1/11वां भाग मिलता था और कंपनी को जो प्राप्त होता था राजस्व वो 10/11 भाग होता था। आगे देखते हैं मित्रों, इस व्यवस्था के जो अंतर्गत है जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था। इस व्यवस्था से दोस्तों काश्तकारों से जमींदार जो होते थे मनचाहा लगान वसूल करते थे और समय से लगान ना देने वाले काश्तकारों से ज़मीन भी वापस ले ली जाती थी। कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के काश्तकार जो था दोस्तों पूरी तरह से ज़मींदारों की दया पर क्या होता था, डिपेंड होता था, निर्भर होता था। अगर जमींदार दया करते हैं तो काश्तकार बना रहेगा और नहीं दया करते हैं तो काश्तकारों से वो भूमि छीन ली जाती थी। मित्रों, इसी को हम कह सकते हैं कि ये सूर्यास्त कानून भी इसी को कहा जाता था कि जो कि एक निश्चित समय पर अगर नहीं जमा कर पाता तो वो ज़मीन उससे छीन ली जाती थी। आगे इसी में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था के लाभ के रूप में दोस्तों कंपनी एक निश्चित हिस्सा तय हो गया कि कंपनी को इतना हिस्सा मिलेगा, चाहे फसल नष्ट हो या अच्छी हो, इस पर कंपनी का कोई असर नहीं होता था। यानी कंपनी को कोई लेना देना नहीं, उससे केवल इतना राजस्व मिले, यह व्यवस्था उसको मान्य थी, चाहे नष्ट हो फसल चाहे सही हो। दूसरा देख लेते हैं इसके लाभ के संबंध में कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो दूसरा लाभ यह स्थायी भूबंध से हुआ कि दोस्तों जमींदार के रूप में कंपनी को एक ऐसा सहयोग करने वाला जो है वर्ग प्राप्त हो जाता है जो लंबे समय तक कंपनी का निष्ठावान या कहें कि अंग्रेजों का मददगार बना रहता है। तो देखते हैं दोस्तों ये लाभ देख रहे हैं अब कि क्या पहला जो लाभ होता है वो देख रहे हैं, ये इस व्यवस्था के लाभ के रूप में कंपनी को एक निश्चित आय प्राप्त हो जाती है कि 10 लाख 20 लाख निश्चित हुआ तो ये मिल जाएगी। दूसरा ये हुआ, और इसी का प्रभाव क्या था कि अच्छी फसल हो या चाहे ना हो लेकिन हमें कंपनी को इतना, अर्थात कंपनी को इतना मिलेगा ही मिलेगा, जमींदार वसूल कर देगा। दूसरा लाभ यह हुआ कंपनी का कि मित्रों स्थायी भूमि बंदोबस्त से यह हुआ कि जमींदार के रूप में, जमींदार वर्ग के रूप में कंपनी को एक अच्छे वर्ग का सहयोग मिल जाता है जो एक लंबे समय तक अंग्रेजों का सहायक बना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की स्थिति अत्यधिक मजबूत हो जाती है। अब और ज़्यादा वो लूटपाट या कहें कि काश्तकारों से धन लेकर के लागत के रूप में उससे और धनवान बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है उनको बता दिया गया कि अधिक स्थिति उनकी आर्थिक जमींदारों की मजबूत होती है क्योंकि उन्हें भूमि का पूर्ण स्वामी मान लिया गया था। यानी कह दिया गया कि जो भी भूमि है इनके अधिकार क्षेत्र में वो जमींदार की होगी बल्कि काश्तकार की नहीं होगी। अब क्या था मित्रों, अब इस समय जो था दोस्तों भूमि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि लोगों के पास जो है मित्रों खेती करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता था। अंततः जो है लोग जो है खेती में ही अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाते थे। तो ये रहा दोस्तों जाने कि हम स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा थी। ठीक है दोस्तों, अगली जो व्यवस्था थी दोस्तों वो रैयतवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। रैयत मीन्स क्या होता है दोस्तों, किसान, यानी किसानवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में जो है दोस्तों तो भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई है दूसरी व्यवस्था थी। क्या थी ये? भू राजस्व वसूली के लिए दूसरी व्यवस्था थी जिसको जन्म देने वाले कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। ठीक है मित्रों, किसको? यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता था वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। आगे देखते हैं 1792 दोस्तों, 1792 में ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था, कब? 1792 में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं इसी में
तमिलनाडु के अलावा जो दोस्तों, पहले तो ये तमिलनाडु के 12 माइल जिले में लागू की गई थी, इसके बाद फिर मित्रों मद्रास में लागू की जाती है, बम्बई में के कुछ हिस्सों में, और पूर्वी भारत या बंगाल में, असम में, कुर्ग में के कुछ हिस्सों में लागू की जाती है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं इसी में। इस व्यवस्था के जो है अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत की जो भूमि थी मित्रों वो 51% थी। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है भारत की समस्त जोत भूमिका जो है 51% हिस्से पर लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत मित्रों रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जादारी का क्या दिया गया, अधिकार दे दिया गया। अर्थात यह कह सकते हैं कि रैयतों को या किसानों को ही भूमि का मालिक मान लिया गया था, जिसके द्वारा मित्रों प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। या ये कहें कि हम कि जो किसान होता था वो सीधे चाहे तो कंपनी को अपना लगान वसूल मतलब सीधे जमा करने के लिए वे स्वतंत्र होते थे, ये कह सकते हैं। इस व्यवस्था से ये हुआ दोस्तों कि रैयत और कंपनी का सीधा संपर्क हो जाता है, जिससे बीच में जो बिचौलिए थे, दलाल थे, उनसे कम से कम किसानों की बचत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में मित्रों कृषक ही भूस्वामी होता था। अभी बता चुके हैं कि इस व्यवस्था में कृषक ही जो होता था, काश्तकार, वो भूमि का मालिक माना जाता था, जिसे भूमि की कुल उपज का 55% से 33% के बीच जो है कंपनी को अदा या लगान देना पड़ता था। कितना दोस्तों देख रहे हैं, 55% या 33% के बीच में लगान देना पड़ता था। यानी आधे से अधिक जो उत्पादन होता था वो कंपनी को देना पड़ता था। आगे देखते हैं मित्रों इसको। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली जो ठेके कठोरता से की जाती थी और लगान भी की दर भी काफ़ी ऊंची थी, 55 से 33% के बीच तो ऊंची थी ही, देख रहे हैं दोस्तों। जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक जो है महाजनों के चंगुल में फंसता गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना। कह सकते हैं दोस्तों जो ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था से जो है कंपनी को इतनी ऊंची बोली मतलब लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया कि किसानों की आर्थिक दशा खराब हो गई। और जब किसानों की आर्थिक दशा खराब हो गई तो अपने खेतों को बचाए रखने के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, साहूकारों का क्या किया, महाजनों का सहारा लिया। और वही महाजन मित्रों बाद में जो है उनका शोषण करते थे, और बाद में यही प्रथा जो है कालांतर में महाजनों या साहूकारों के और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य दो उद्देश्य थे, क्या क्या थे वो तो जान लेते हैं। तो थे एक भू राजस्व का नियमित वसूली और दूसरी रैयतों की स्थिति में सुधार। पहला उद्देश्य अवश्य पूरा हुआ, लेकिन दूसरा जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं। देखिए मित्रों इसमें रैयतवाड़ी में व्यवस्था में ये उद्देश्य सोचकर कहा गया था ऐसा कि इस व्यवस्था को अपनाया जाएगा तो भू राजस्व को एक निश्चित वसूल रकम भी मिल जाएगी और किसानों की भी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि बिचौलियों को इनमें काम नहीं होगा। ये सोचकर बनाया गया था, इस व्यवस्था को अपनाया गया था। लेकिन पहले स्थिति को यानी पहला उद्देश्य तो अंग्रेजों को पूरा हो जाता है, दूसरा उद्देश्य जो सोचा था वो नहीं पूरा होता है। फिर देखते हैं मित्रों 1836 के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में विंगेर और गोल्ड स्मिथ द्वारा कुछ सुधार किया जाता है। ये प्रश्न दोस्तों नोट कर लें, ये प्रश्न पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कभी किसी मतलब यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिला होगा। तो ये दो पॉइंट जो हैं कि कौन कौन से थे जो 1836 में रैयतवाड़ी में व्यवस्था में सुधार करने के लिए जिम्मेदार थे, तो उन व्यक्तियों का नाम है क्या, विंगेर और गोल्ड स्मिथ। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। इसी में किया गया अब खेत की उर्वरता और खेती के लिए उपलब्ध साधनों के आधार पर जो है क्या अपनाया गया कि खेत की उर्वरता देखी जाएगी और उसके पास क्या साधन है, बीज, बैल, कृषि, सिंचाई आदि की व्यवस्था देखी जाएगी। और उसके बाद रैयत और कंपनी के मतलब देख करके क्या होगा, लगान का निश्चित
किया जाएगा। इस व्यवस्था का या इस नई सुधार का जो है दोस्तों रैयत और कंपनी दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है या दोनों इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं मित्रों। आगे मित्रों बढ़ते हैं तो देख रहे हैं आप इस व्यवस्था के, तो आगे देखते हैं इसका क्या लाभ हुआ दोस्तों। तो अगला जो हमारा कल वीडियो आएगा उसमें हम तीसरा जो है यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था का वर्णन करेंगे या महालवाड़ी व्यवस्था को अध्ययन करना है। जो तीसरा हमारा रैयतवाड़ी के बाद महालवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व में आती है और उसमें कुछ हम सार ट्रिक के माध्यम से दोस्तों उसको एक चार्ट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो दोस्तों वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है ये क्लास अपनी। अगर हमारी क्लास ये अच्छी लगी हो आपको तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तथा ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों।